बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज जो असम्बली में इजलास हुआ, वज़ीर आज़म इमरान खान ने असम्बली इजलास में तकरीर की और तवील तरीन तकरीर की, तहम्मुल से तकरीर की, मुख्तलिफ नुकात पे बहस करते रहे और मुख्तलिफ नुकात पे आइंदा की हिकमत अमली भी बयान करते रहे। उनका ये कहना था कि अमरीका ने हमें जिस जंग में झोंका उससे हमारा कोई लेना देना नहीं था। 70,000 कुर्बानियां दी, लेकिन उसके बाद भी हमें दोगला कहा गया। अब अमरीका को यह कहा है कि नो मोर, हम हवाई अड्डे नहीं देंगे, हम तुम्हारे लिए किसी और जंग में शरीक नहीं होंगे। अगर खित्ते में अमन को फरोग देना होगा तो उसका हम हिस्सा जरूर बनेंगे, लेकिन किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह कहा कि हम जब अपोजिशन में थे तो उस वक्त इस पे सोच विचार करते रहे, आवाज उठाते रहे, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुनता था। अमरीका अगर पाकिस्तान में ड्रोन हमला है तो 30 साल से जो लंदन में दहशतगर्द बैठा है, क्या हमें वहां पे ड्रोन हमला करने की इजाजत दी जाएगी? अगर नहीं दी जाएगी तो फिर हम इजाजत क्यों दें? कौमें वही इज्जत करवाती हैं जो अपनी इज्जत खुद कर सकती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर का कुछ हिस्सा मुलाहिजा कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं तब उधर बैठता था असेंबली में, इन लोगों के साथ ही मैं होता था उधर, ऑपोजिशन में था, पीपल्स पार्टी भी होती थी वहाँ मेरे साथ। तो एक मुल्क ने फैसला किया कि अमेरिका की वॉर ऑन टेरर ज्वाइन करने का। मैं आज इसके ऊपर इसलिए बात करना चाहता हूँ कि ये मैं बड़ा, अगर मेरी सारी ज़िंदगी में जो मैं सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी होते हुए मुझे जिल्लत फील हुई है वो इस टाइम पे हुई है। राना साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कहना था कि जब हम उस जंग का हिस्सा बने तो हमें जिल्लत महसूस हुई। तो अब जो फैसला किया गया उस फैसले के लिए काफ़ी हिम्मत चाहिए, उसके नताइज कुछ आना शुरू हो चुके हैं फैटफ की सूरत में कि अभी तक ग्रे लिस्ट में आप बरकरार हैं। फिर किसी एक को चुनने का इख्तियार जो कहा जा रहा है कि किसी एक को चुन लें, उस पर भी आप डट के खड़े हो गए। ये पाकिस्तान और पाकिस्तानियत के लिए तो मजबूत स्टैंस है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखें यासर, आज जिस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ख़िताब किया, उसके बाद से लेकर अब तक जितने टॉक शो हैं, मैं सब में सुन रहा हूँ वज़ीर आज़म साहब की तकरीर पे ही टॉक शो हो रहे हैं और किसी बात पे है ही नहीं। होना भी ऐसे ही चाहिए था कि आज वज़ीर आज़म ने वो जो कहते हैं ना एक बॉल से कई विकटें गिराना, आज उन्होंने वैसे ही गिराए। या सर नताइज क्या निकलते हैं क्या नहीं निकलते, इसको भी उन्होंने देखा है और पाकिस्तान के अदारे इसको देख रहे हैं और उन नताइज से किस तरह निपटना है, किस तरह भुगतना है, किस तरह क्या करना है, इस पर भी इनकी तैयारी है। ये एक बात ज़हन में रखिएगा। देखिए, मैं आज इस थोड़ा सा उन टॉक शो से हट के बात करूँगा और मैं आपको आज वो चीज़ें बताऊँगा कि ये तकरीर कोई ऐसी तकरीर नहीं थी जैसे वज़ीर आज़म साहब अचानक आते हैं, तकरीर करते हैं और चले जाते हैं। इस तकरीर पे जहां आपने अमेरिका को चैलेंज दिया, जहां आपने पूरी दुनिया में बताया कि हम एक कौम हैं, जहां आपने ये पैगाम दिया कि हम किसी ऐसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें नुकसान भी हम उठाएं और उसके बाद दोगलापन भी हमारे साथ किया जाए, तो वहीं पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने सियासी हरीफों को भी मात दे दिया। यार ये कोई डिस्कस नहीं कर रहा। देखें, एक शनवाई थी, एक अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि जुलाई में बड़ा कुछ होने वाला है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ मुतहर्रक हो चुकी है, बहुत सी क़ुव्वतें मुतहर्रक हो चुकी हैं, वज़ीर आज़म जो है इमरान खान उनके ख़िलाफ़ लॉबिंग होगी, बड़ा कुछ होगा, और ये हो भी रहा था। अब इस पाकिस्तान के अंदर यासर ज़हन में रखिएगा, दो वोट हैं। एंटी इंडिया आपको वो वोट भी दे देगा जो आपको पसंद नहीं करता, एंटी अमेरिका आपको बेइंतहा पे ज़रा ही मिलेगी। ये इस मुल्क के अंदर है। बेशक अमेरिका जाने वाले भी बहुत से हैं, लेकिन एंटी अमेरिका और एंटी इंडिया बड़ा वोट मिलता है। आज की अगर आप तकरीर में देखें तो भारत के हवाले से बड़ा ठोक के उन्होंने कहा कि जब तक कश्मीर की मकबूजा कश्मीर की पुरानी सूरत हाल बहाल नहीं होती, हम भारत से बात नहीं करेंगे। ये अवाम की नफ्स पे हाथ रखा और अमेरिका के मतलब खुल के कहा। इस पाकिस्तान में कहते हैं कि जो अमेरिका गुआ के दिखाएगा, कौम कहते हैं हम उसके साथ खड़े हैं, हम रात को भूखा सो लेंगे, हम बदतरीन हालात देख लेंगे, लेकिन हम एक कौम है, हम जिंदा कौम रहना चाहते हैं। तो यासर, आज इस तकरीर के बाद मैं आपको ये मुसद्दका बता रहा हूँ, मेरी 3 अपोजिशन के अपने दोस्तों से बात हुई, उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा आज वज़ीर आज़म जो हैं
वो ठीक विकेट उड़ा गए हैं। मैंने कहा जी क्या मतलब? उन्होंने कहा बात यह है कि अगर अब कोई इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हो, कोई बेशक पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें हों, कोई चीज़ भी हो, अगर अब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कोई ऐसा काम होता है और वज़ीर आज़म किसी तरीके से फारिग होता है तो वो अवाम में जाके कहेगा कि मेरा कसूर ये है कि मैंने अमेरिका की मुखालफत की, पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ, मैंने इंडिया की मुखालफत की, डट के मुखालफत की। और उन्होंने कहा जी वो वोट बैंक जो हम समझते थे इसका नहीं है, ये गुफ्तगू आज की तकरीर वो अपना एक बड़ा वोट बैंक बना गया। आज वो उन लोगों की हमदर्दियां ले गया है जो शायद महंगाई से तंग थे, लेकिन इस तकरीर के बाद उसने कहा ये वो तकरीर है कि आज हुकूमत को हम गिरा दें। ये मुझे जेन्युइन अपोजिशन के लोगों ने कहा कि आज अगर हम हुकूमत को गिरा दें तो कल यही तकरीर हर जगह सुना के वो तो हमसे फिर दोबारा आगे निकल जाएगा, वो तो वोट ले लेगा, वो तो अवामी ताकत में आ जाएगा। उसने कहा जी हमारे तो आसों और उम्मीदों पर पानी फेर दिया। या सर जहाँ मैंने कहा कि आज वज़ीर आज़म ने एक बॉल से कई विकेटें उड़ाई हैं, दो नहीं कई विकेटें उड़ाई हैं, और विकेटें उड़ा दी हैं उन्होंने। एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की विकेट उड़ा दी। अब क्या करेगी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट? क्या कर लेगी? जो वो करना चाहती है, जिनके ज़रिए करना चाहती है, जिन सियासी जमातों को इस्तेमाल करना चाहती है, जिन दियारे गैर में बैठे लोगों को इस्तेमाल करना चाहती है, शायद आज की तकरीर से पहले इस्तेमाल हो सकते थे, अब वो इस्तेमाल होना भी चाहेंगे तो वो इस तरीके से इस्तेमाल नहीं हो सकेंगे। और अगर वो इस्तेमाल हो भी गए और इमरान खान को नुकसान हो भी गया तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा वो सियासी शहीद बन जाएगा जो ना पीपल्स पार्टी को गवारा है ना मुस्लिम लीग नून को गवारा है। वो दोनों बड़ी पाकिस्तान की सियासी जमातों को किसी सूरत ये गवारा नहीं है कि इमरान खान जो है एक बड़ा सियासी शहीद बन जाए और आने वाले इलेक्शन में फिर हमें ले दे जाए। तो यासर आज तकरीर का तुम आपको बता रहा हूँ जहाँ पे सारे दूसरी बातें कर रहे हैं, मैं तो वो अंदर की आपको बात बता रहा हूँ कि ये होने जा रहा है। अब अपोजिशन ने इसी जुलाई के महीने में दो तरीके से कंपेन चलनी थी। एक तो ये बड़ा पुरअमन इजलास जो पार्लियामेंट का था, आगे पार्लियामेंट का इजलास पुरअमन नहीं होना था जब भी उन्हें, उसके बाद आगे जोड़ तोड़ की सियासत तेज़ होनी है। लेकिन अब इन हालात के बाद, इस गुफ्तगू के बाद, और ये जो एक इजलास होने जा रहा है जिसमें तमाम लोगों को दावत दी गई है अफ़गानिस्तान के हवाले से, इन चीज़ों के बाद अब हिकमत अमली तब्दील करने पर मजबूर हो गई है अपोजिशन जमातें। अब मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूँ, हैं 15 दिन बड़े सख्त इमरान खान के लिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए बड़े सख्त 15 दिन हैं, लेकिन ये आज की तकरीर के बाद बड़े सख्त दिन शुरू हो गए हैं अपोजिशन के लिए भी, कि अपोजिशन अब महंगाई पर अगर बाहर निकलती है तो उस पर अगर वो ये कहें कि उन्हें कोई इंटरनेशनल सपोर्ट मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। अगर वो किसी और इशू पर जिस पर उन्हें इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट मिल सकती है निकलते हैं तो पाकिस्तानी अवाम उनका साथ नहीं देगी। पाकिस्तानी अवाम की तरफ से बड़ा सख्त जवाब आया। आज राना साहब बज़ाहिर ये भी लग रहा था कि वज़ीर आज़म ने बाकायदा इसके निकात बनाए हैं तकरीर के और डिस्कस किए अपने करीबी हलकों या कैबिनेट से, क्योंकि जब वो तकरीर कर रहे थे तो बीच में पीछे से लुकमे भी दिए जाते रहे कि इस इशू पे बात रहती है, इस इशू पे रहती है, यानी पहले से वो उसके निकात डिसाइडेड थे, उसके बाद वो तकरीर कर। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आज की तकरीर बड़ी जामिया तकरीर थी, और आज की तकरीर में उन्होंने जहाँ पे स्टार्ट लिया उसके बाद जैसे ही वो अमेरिका पे आए, जैसे ही इंडिया पे आए, तो आप देखें कि मैंने तो देखा है कि लोगों ने दफातर के अंदर डेस्क बजाए, लोगों ने दफातर में नारे लगाए। मैं तो होके बहुत से लोगों से मिल गया। आप दफातर की बात कर रहे हैं, आज जो असेंबली में नारे लगे, तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि ये एक चीज़ें हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आज वज़ीर आज़म की तकरीर, मैं कह रहा हूँ जहाँ पे इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को बोल्ड किया, जहाँ पर उन कुव्वतों को बोल्ड किया जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ थी, वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन को भी बोल्ड कर दिया। सुनने में है, मुस्तनद इत्तला नहीं है, सुनने में है कि अली वज़ीर साहब भी आज वज़ीर आज़म की तकरीर पर डेस्क बजाते रहे। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल। मुझे आप एक बात बताएं, सिर्फ एक सिंपल सी, अब मौलाना फजलुर रहमान किस तरीके से इनकी मुखालफत करेंगे? चले, वो 2 दिन पहले अफगानिस्तान के हवाले से बड़ी बात कर रहे थे, बाकी जगहों पे बड़ी बात कर रहे थे, अब क्या करेंगे? अब वो कबायली इलाके जहाँ पर ये बात होती थी कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, अब वो किस तरीके से उसकी तो डिस्कस ही कर गए ना वो, कि यानी आपने अमेरिका को मौका दिया, अमेरिका ने आके ड्रोन हमले किए, जिनके वालिदैन मर गए या जिनके बच्चे मर गए, उन्होंने मुखालिफ हमले किए फौज पे, तो मरे कौन? पाकिस्तानी, अमेरिका मारे या पाकिस्तानी लोग मारे? तो उनका ये कहना था कि अब हमें अमेरिका की जंग में खुद को नहीं धकेलना चाहिए, अब हमें अमन की तरफ बढ़ना चाहिए और पिछली जो गलतियां की हैं उसको सबूताज करना चाहिए। इसी तरह देखें, मैं वो कह रहा हूँ वज़ीर आज़म साहब की आज की तकरीर पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों के नोटिस के बगैर नहीं हो सकती, उनके साथ मशावरत के बगैर भी नहीं हो सकती। यासर
ये एक बड़ी जामिया और बड़ी अहम गुफ्तगू थी। ये इस तकरीर में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जिस तरह खुला चैलेंज भी कह सकते हैं, ललकारा भी गया है और एक नेशनल पॉलिसी दी गई है, ये वैसे नहीं दी जा सकती। और मैं समझता हूँ कि इसके बाद आज हर पाकिस्तानी फ़ख्र महसूस करते हैं, खासकर पाकिस्तान के बाहर बैठे लोग, पाकिस्तान के अंदर बैठे लोग। अब वो लोग जो सियासत खेलते थे इन हलकों में, कि जिन हलकों के वाले से कहते थे जनाब ये ज़्यादती होगी, ये ज़्यादती होगी, ये ज़्यादती होगी, अब वो कहाँ स्टैंड लेंगे? अब वो किस मुँह से मुखालफत करेंगे? आज आप गौर करें ना, आज उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस पर उन्होंने महंगाई पे बात तो की, लेकिन क्या उस इशू पे है? नहीं। क्या शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग पर बात की, उसके अलावा किसी आए? क्या एहसन इकबाल उस इशू पे है? भाई बात यह है कि आप हिम्मत करना पड़ेगी, दिखाना पड़ेगी। अगर आप इनकी मुखालफत करते हैं, हाँ महंगाई है, बिल्कुल है, लेकिन क्या ये महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में है? जब आप बात करते हैं, हवाला देते हैं, अच्छा मुझे एक समझ नहीं आती, हमारे सियासतदान फौरी हवाला दे देते हैं फ़लाँ मुल्क का, फ़लाँ मुल्क का। भैया दादो शुमार तो निकालें कि आपके उन ममालिक में क्या है और यहाँ पे क्या है। वहाँ पे पेट्रोल किस कीमत पे मिल रहा है, यहाँ पे किस कीमत पे मिल रहा है, वहाँ पे अनाज किस कीमत पे है, यहाँ पे किस कीमत पे है, वहाँ की इकॉनमी कहाँ खड़ी है, आपकी इकॉनमी कहाँ खड़ी है। भाई आप 70 साल की करप्शन को 3 साल में ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। 70 साल के गंद को आप कह रहे हैं 3 साल के अंदर बिल्कुल साफ़ कर दिया जाए। 70 साल की बुराई को आप कह रहे हैं कि 3 साल में अच्छाई में बदल दें। किस तरह मुमकिन है? जब 70 साल आपको बुराई नज़र नहीं आई तो 3 साल में अच्छाई कैसे नज़र आएगी यासर? ये बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज की तकरीर, मैं फिर कह रहा हूं कि दोनों बड़ी क्या, तमाम अपोजिशन की जमातें जो हैं उनकी हिकमत अमली अब तब्दील होगी। अब मेरी इत्तला है कि वो सिर्फ बात करेंगे महंगाई पे और टैक्सेस पे। अच्छा, अब टैक्सेस पे बात आएगी, चले मैं आपको एक खबर ब्रेक कर दूं। आने वाले चंद दिनों में एक बहुत बड़ी लिस्ट आ रही है, जिस लिस्ट में आ रहा है कि कौन से नामवर अफराद हैं, नामवर मैं आपको कह रहा हूँ, सियासी जमातों के, बिजनेसमैन और दीगर, कि जिनके ये कारोबार हैं और इनमें आज तक 1 रुपया भी टैक्स नहीं दिया। कौन कहाँ पे किस तरह टैक्स चोरी करता था, इसकी भी एक नई, जिसे कहते हैं ना, चलने वाली है, एक नई लीक आने वाली है और आप देखेंगे कि उसमें बड़े लोग बेनकाब होंगे। इसीलिए बहुत से लोगों को डर पड़ा। अपोजिशन इसकी मुखालिफत इसीलिए कर रही है, अपोजिशन की जानिब से एतराज़ ये उठाया जा रहा है कि ये कानून आपके गले का भी फंदा बन जाएगा। लेकिन आने वाले दिनों में देखते हैं कि सियासी गर्मा गर्मी कितनी पैदा होती है। आज अगर वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर को देखा जाए तो वो हर पाकिस्तान के दिल की तर्जुमानी करता है, तो वो दिल से भी ये अहद और उम्मीद रखता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो बात कह चुके हैं उस पर डटे रहें। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि इजलास की ही। आज के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर से कबल बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीर की। उस तकरीर में जहां हुकूमत पर तनकीदी नश्तर बरसाए हैं, वहीं पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी बहुत बातें कह गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को बाकायदा तौर पर तनकीद का निशाना बनाया और वज़ीर आज़म को उनसे बच रहने का मशवरा भी दिया। उनकी तकरीर के दौरान हुकूमती बेंचेस से शोर शराबा होता रहा। बिलावल भुट्टो का यह कहना था, अगर मुझे तकरीर नहीं करने देंगे तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, इमरान खान आए, हम उन्हें भी तकरीर नहीं करने देंगे। शाह महमूद कुरैशी ने जवाब दिया। जवाब क्या दिया वो आपको सुनवाते हैं। लेकिन उनके जवाब के दौरान जब अपोजिशन के बेंचेस से बातें होती रहीं तो कुरैशी साहब का यह कहना था कि अगर हमें नहीं बोलने दिया जाएगा तो फिर हम भी देखते हैं बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ यहां पे कैसे बोलते हैं। इन दोनों के दरमियान तकरार क्या हुई है, पहले वो मुलाहिजा करते हैं, फिर इशू की जानिब पढ़ेंगे। जितना हम जानते हैं ना फाजिल मेंबर मुल्तान को, उतना तो आप जानते ही नहीं हो। अभी खान साहब तो पहचानेगा कि ये क्या चीज है। खान साहब को लग पता जाएगा कि ये क्या चीज है। को जानता हूं, जब ये इतने से जब कोने में खड़े होते थे और गिड़कियां खाते थे, मैं उनको तब से जानता हूं। मैं इनको भी जानता हूं, उनके बाबा को भी जानता हूं। मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूं, मैंने उसको जिए भुट्टो का नारा लगाते हुए देखा, अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाते हुए देखा। मैंने 2013 में 2018 में तुम्हारी जबान तहज़्ज़ुब करके आया, बैठा हूं यहाँ। लिखी हुई 2-4 पर्चियां पढ़ा देते हैं बच्चे को, आके बच्चा ऑटो पे ऑन हो जाता है। कुछ वक्त लगेगा बच्चा, कुछ वक्त लगेगा। मुकम्मल करने थे जनाब स्पीकर, मैंने आपको बहुत अच्छा डील ऑफर किया है, बस आराम से सुने, आराम से। बच्चा बहुत परेशान है, मैं बच्चे की परेशानियों में मजीद इजाफा नहीं करता, कहता हूं जान देता फिर सही।
नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, ये रिवायती जुमलेबाजी नहीं है। इतनी तलखी पहले नहीं देखने में आई वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और बिलावल भुट्टो में एक दूसरे के खिलाफ मुहतात अल्फाज में एक दूसरे को मशवरे ज़रूर देते रहे। राना साहब, आज ये तलखी की बुनियादी वजह क्या लगती है कि बाकायदा आप दो टोक दूसरे को कह दें कि इससे बच के रहें और दूसरा कहे आप तो अभी खुद बचे हैं? देखें, इसलिए कि एक तो बिलावल जो है वो फैसला कर चुके हैं कि वो साबित करें कि अपोजिशन लीडर वही हैं। हुकूमत पर सिर्फ वही तनकीद कर सकते हैं, उनकी जमात तनकीद कर सकती है, और ये शो करें कि तहरीक के इंसाफ के ख़िलाफ़ अगर कोई जमात अपोजिशन में है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये गुज़श्ता रात इनकी एक मीटिंग में फ़ैसला हो गया था, और फिर उसके बाद फ़ैसला ये हुआ था कि जनाब कुछ तनकीद, कोई ऐसी चीज़ की जाए कि जिसके बाद ये लगे कि यह काम बड़ा ठीक है। लेकिन यासर, इस पे थोड़ा सा बाद में आते हैं। मुझे एक बात तो बताएं, क्या पार्लियामेंट के अंदर एक बड़ी सियासी जमात का रहनुमा दूसरी बड़ी सियासी जमात का रहनुमा को ऐसी बातें कहे, क्या पार्लियामेंट इसके लिए है? क्या दोनों जो जमातों के रहनुमा हैं, मेरे लिए दोनों बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं, क्या वो ईवान में वोट लेकर इस बात के लिए गए थे कौन कितना बच्चा था, कौन किसके नारे लगाता था, कौन किसकी इज्जत करता था, कौन किससे धोखा कर रहा है, कौन किसके साथ क्या कर रहा है? भाई बात यह है, कोई किसी के साथ धोखा कर रहा है, जिसके साथ कर रहा है वो जाने, उसका काम जाने। आप पार्लियामेंट में बात तो करें पाकिस्तान की, बजट की बात करें, अवाम को रिलीफ देने की बात करें, अवाम के हवाले से बात करें, बजट की इस्लाहात के हवाले से बात करें, पाकिस्तान में बेहतरी के हवाले से बात करें। वहाँ पर गुफ्तगू क्या हो रही है यासर? क्या ऐसी गुफ्तगू ज़ेब देती है? पहले तो ये देख लेना, क्या ये दोनों बड़े लीडर हैं? मैं दोनों के हवाले से बात कर रहा हूँ, बड़े लीडर हैं। एक बचपन से किसी को जानता है, एक कह रहा है बचपन से देखता आया हूँ। एक बचपन से किसी को जानता है और दूसरा उसे बचपन से जानता है। यासर, दूसरा मैंने आपको बताया, बिल्कुल पीपल्स पार्टी फैसला कर चुकी है यासर। पीपल्स पार्टी ना मुस्लिम लीग नून का इंतज़ार करेगी, पीपल्स पार्टी ना किसी और का इंतज़ार करेगी। ये फैसला हो चुका है कि पीपल्स पार्टी हर इजलास में अपोजिशन लीडर से बड़ी अपोजिशन लीडर बन के सामने आएगी। लेकिन आप ये देखिए कि अगर हुकूमत की तरफ से कोई बड़ा रहनुमा या वज़ीर आज़म तकरीर करना चाहें तो उस वक्त दूसरे लोग मौजूद नहीं होते, वो तकरीर करना चाहें तो वज़ीर आज़म मौजूद नहीं होते। आज भी बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म की तकरीर से पहले निकल गए। भैया बात ये तय, मामला तय है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, आप पुराना रिकॉर्ड निकाल के देख लें, सब कुछ तय है। अब जो कुछ तय है, ये बजट की मंजूरी, बाकी दीगर मामलात के बाद फिर दोबारा ये कुश्ती शुरू हो जाएगी, फिर दोबारा ये सारा कुछ शुरू हो जाएगा, फिर अवाम की बातें नहीं होंगी, फिर एक दूसरे पर तनकीद होगी, फिर अपोजिशन हुकूमत, हुकूमत अपोजिशन, ये काम चलता रहेगा। ये उस तरह होगा, रज़ाना एक खारा बनेगा, उसमें पहलवान उतरेंगे, एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, अवाम इसका मज़ा देगी। अवाम देखिए, अवाम को भी अब दिलचस्पी ख़त्म हो गई है ना। अब टीवी पे हम दिखा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, टीवी पे यही देखना चाहते हैं लोग भी। लोग इनमें से किसी के जाके हल्के में किसी का गिराव नहीं करेंगे, किसी MP MNA का गिराव नहीं किया जाएगा। जिस तरह उस दिन कायरा साहब ने कहा था ना, जब तक अवाम नहीं चाहेंगे, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अवाम भी अब ये तमाशा देखना चाहते हैं, अवाम भी इसको एंजॉय करना चाहते हैं। डेस्क बचते हैं, वो जब तक दोनों की तकरीर में डेस्क बचे कि नहीं बचे। डेस्क बचाने वाले कौन थे? क्या कोई बाइट से आए हुए थे? MNA थे, उस सेनेट के, उस पार्लियामेंट के रुकन थे, क्या वो नहीं कह सकते थे जनाब छोड़ें इन तकारीर को, आए सीधा पाकिस्तान की बात करें, इस पार्लियामेंट में जिसके लिए आए उसकी बात करें? तो यासर, ये पीपल्स पार्टी सवाल ये है कि अवाम के मसाइल पे कितनी बात होती है, उनके मसाइल का इन रहनुमाओं को इदराक कितना है, उसके हल के लिए कितना कोशिश होते हैं, ये अवाम को भी दाई है। अगर अवाम इन्हें देख के मुंतखब ना करे तो फिर इन पर सवाल भी ना उठाए। नाज़रीन, दीगर इशू पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आज की तकरीर, अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत, इंतखाबी इस्लाहात के लिए उन्हें दावत दी कि अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से आपके पास बेहतरीन मशवरा है तो आइए आप बताइए, उस पर भी बात कर लेते हैं। फिर ये रोज़ का रोना धोना ख़त्म हो जाएगा कि फ़लाँ ने धांधली की, फ़लाँ ने धांधली की। एक बटन दबाने से अगर रिजल्ट आ जाएगा तो उसमें क्या कबाहत है, उस पर बात कर लेनी चाहिए। तो वज़ीर-ए-आज़म की आज की तकरीर और अपोजिशन के रवैये पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार पर्सन मुबशर लुकमान साहब ने। मुबशर लुकमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुबशर साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म की जो तकरीर थी जिसमें अमेरिका को नो मोर, खुददार बनने की तलकीन, अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत और खित्ते में बदलती सूरत हाल के हवाले से आइंदा की हिकमत अमली बयान करना, क्या आपको ये लगता है कि हमारी नेशनल पॉलिसी तब्दील होने का इशारा है या महज ये एक बेहतरीन तकरीर थी? देखिए जी, बात यह, पहले तो आपका शुक्रिया, आपके चैनल का भी शुक्रिया। बात यह है कि ये सिर्फ अपना, मुझे लगता है, लिप सर्विस है, क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ टेलीविज़न के ऊपर टॉक शोज़ में
कल रात को ही आप देखें कि जावेद चौधरी साहब के शो में प्रॉब्लम हो गई बड़ी, जब वहाँ पे पीटीआई के स्पोक्स पर्सन ने बैठने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी फलां फलां पीपल्स पार्टी वाले होंगे तो मैं नहीं बैठूंगा, और आप गेस कर सकते हैं कि वो कौन थे। सही। तो अब इस तरह से जब ये कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अपोजिशन को आप हमारे साथ में लें, तो एक तरफ अपोजिशन को इज्जत नहीं दे रहे। तो ये दो धारी तलवार है, एक्चुअली सिर्फ अल्फाज से कुछ नहीं होना। और दूसरी बात यह है कि ये मेरा ख्याल है कि ज़रा एलेबरेट भी होना चाहिए था कि अमेरिका ने एक्चुअल डिमांड की क्या है, हमें वो भी पता चलना चाहिए। हम तो सिर्फ हेयर से के ऊपर सारी बातें कर रहे हैं, हमें अभी तक ये नहीं पता कि उनकी एग्जैक्ट डिमांड क्या है। अगर अड्डे भी मांगते हैं तो उन अड्डों पे उनकी क्या डिमांड है और वो क्या वज़ीर आज़म ने आज जो हल्की सी वजाहत की वो तो ये की कि मुझसे पूछा गया कि क्या आप अमेरिका को हवाई अड्डे देंगे, तो हमने कहा नो मोर। फाइन, लेकिन आप ये भी बता देना कि उसके बाद अब कॉस्ट क्या है, क्योंकि अब जो इंडिया के साथ इतनी कुर्बत हो गई है अमेरिका की, क्या हमें जो है अब जो रोज़ धमाके हो रहे हैं, लाहौर में हो रहे हैं, बलूचिस्तान में हो रहे हैं, आज सुबह हमारे 2 शहीद हो गए, एक हवलदार और एक लांस नाइक फ्रंटियर में, ये सारी बातें भी हमें अब अमेरिका के आगे रखनी है ना। कभी डू नो मोर ये भी नहीं होना यहाँ पे, और अपनी जो है तालिबान के साथ मामलात को सही निपटा के जाओ, क्योंकि तो पूरे खित्ते को एक्सीलेंट करके जा रहे हो, वो यानी एट रिस्क करके जा रहे हो, और ये बड़ी डेंजरस बात है। और दूसरी बात है कि ऑपोजिशन को एतबार नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने वो लाया अमल नहीं उनके सामने रखा कि जिसके तहत वो इलेक्शन के ऊपर आपने जो तब्दीलियां करनी है कि जिसका उनको पता हो। और आप जब रिस्पेक्ट के लिए बुलाते हैं लोगों को, तो फिर आपको उनको हर तरफ से उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है। तो हर चैनल पे, हर टॉक शो पे तो आप अभी मारामारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे साथ हाथ मिलाओ। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आई फ्रैंकली थिंक कि ये सिर्फ लिप सर्विस है, ये इतनी को लंबी चलने वाली बात नहीं है। मुबशर साहब, आप इंटरनेशनल सिनेरियो जो है इन हालात में, जब आप अमेरिका के साथ बिल्कुल सीधे हो गए और आज की तकरीर में भी बहुत सी चीज़ें आपने कह दी, तो इसके बाद आप क्या देखते हैं इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है, क्या वो पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली या पाकिस्तान के अंदर हालात को ख़राब करने के लिए मुतहरक होगी या हो चुकी है? राना साहब, पहली बात तो यह है कि मुतहरक तो हो चुकी है इंटरनेशनल फोर्सेस, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरी राय यह है कि मैं हमेशा से एक बात बिलीव करता हूँ कि हुकूमत कोई भी हो, कोई रहे ना रहे, पाकिस्तान का वजूद और पाकिस्तानियों का जो फ्यूचर है वो खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। बहुत अच्छा। माजी में भी जो हुक्मरानों से शिकायत होती रही कि हर चीज़ को आपस से पर्दा डील करते रहे, अगर आपने नो मोर भी कहा, बहुत अच्छा किया, लेकिन आप ये बताएं कि एक्चुअली उन्होंने मांगा क्या था। आप बताएं कि उन्होंने क्या मांगा था और मैंने किस वजह से उसको ना कहा, ताकि पूरी कौम ऑन बोर्ड हो। और दूसरी बात आपको बताऊं कि आप राना साहब नज़र रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ और मैं आपके टेलीविजन चैनल पे बता रहा हूँ कि आप इंडिया और चाइना के ऊपर नज़र रखें। ये बहुत जल्द ये फ्लेयर अप होने वाला है सिचुएशन लद्दाख के अंदर। ये वो वेपन्स वाले ड्रोन ही नहीं है, वो बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, और इनके तो मॉडल्स भी मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन से मॉडल के और कितने का है और इसकी बैटरी टाइम क्या है, और इतनी अंदर ये जा ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि वहाँ से बैठ के कोई उड़ा रहा है। अरे बाबा तुम मत करो ये। मुझे लगता है कि एक स्क्रिप्ट तैयार है कि किसी तरह पाकिस्तान को अब एंगेज करना है। नेक्स्ट टारगेट अब मुझे पाकिस्तान लग रहा है, खुदा न खास्ता, ताकि पाकिस्तान अगर टारगेट होता है तो सी पैक हर तरह से रुक जाता है, BRI हर तरह से रुक जाता है, और फिर वो हो नहीं सकता उस पर काम। तो बशीर साहब, हमें अफगानिस्तान के हवाले से क्या खदशात हैं? जिस तरह आज का वाकया रूनमा होना, अफगान तालिबान का कंट्रोल रोज़ बरोज़ बढ़ते जाना, आने वाले दिनों में खाना जंगी का भी इशारा है अफगानिस्तान में, उसका कितना बुरा इम्पैक्ट पाकिस्तान पे पड़ेगा? बेइंतहा बुरा, बहुत ज़्यादा बुरा पड़ेगा, क्योंकि देखें अफगानिस्तान में अगर अमन नहीं होगा तो पूरे खित्ते में अमन नहीं हो सकता। और पाकिस्तान तो अभी तक भुगत रहा है पिछली तकलीफ को कि 3 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज अभी तक हमारे पास हैं। कोई पासपोर्ट भी ले चुकी हैं, कोई हमारे शनाख्ती कार्ड पे हैं, किसी ने शादी कर ली है, वो तो यहाँ अंदर सेटल हो गए। तो हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा ये मसला है, और ये कोई छोटा मसला नहीं। और हर आने वाले दिन में मुझे लगता है ये जंग जो है ये बड़ी होती जाएगी, और इसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। और देखें आप अमेरिका किस हालात में छोड़ रहा है, वहाँ पे अमेरिका इन हालात में छोड़ रहा है कि अलकायदा अलग एक्टिव हो गई है, दाइश अलग एक्टिव हो गई है,
और तालिबान जो हैं वो उनसे कंट्रोल लेना चाहेंगे तो वो उनसे करेंगे। तो ये पूरा खाना जंगी की तरफ जा रहा है और इसका फॉल आउट जो है वो तो हमारे ऊपर ही खुदा न खास्ता होना है ना जी, क्योंकि हम ही नेबर हैं। मुबशर साहब, ज़रा पाकिस्तान की सियासत पे आ जाते हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में अचानक दूरियां पड़नी शुरू हो गई हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के कायदीन एक दूसरे पर तनकीद करना शुरू हो गए हैं। पीपल्स पार्टी चंद दिन पहले बड़ी मुस्लिम लीग नून के साथ थी, मियां शहबाज शरीफ की हर बात कर रहे थे कि हम शहबाज शरीफ के कोई भी चीज़ होगी बतौर अपोजिशन लीडर उसके पीछे चलेंगे। आज उन्होंने उनके इजलास में बैठने से इनकार कर दिया, उनकी मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया। तो ये क्या खिचड़ी पक रही है? देखिए, पीपल्स पार्टी और नून लीग के आपस के जो डिफरेंसेस हैं ना वो उनकी हुकूमत से ज़्यादा, यानी इतने उनके हुकूमत के साथ इख्तलाफात नहीं है जितने आपस में इख्तलाफात हैं। और नून लीग का एक असूली फैसला कल रात को हो चुका है, जिसमें मियां नवाज शरीफ भी थे ऑन बोर्ड, शहबाज शरीफ भी, बाकी उनके रहनुमा भी, और उन्होंने कह दिया कि अब हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेके आएंगे, ना सेंटर में ना पंजाब में, यह हुकूमत चले और लोगों को पता चले इसका। अच्छा, वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है ये एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी हो गई है, पीटीआई को रिप्लेस करना है पीपल्स पार्टी ने, और पीपल्स पार्टी अपना कद बढ़ाने के चक्कर में है पंजाब के अंदर। तो पंजाब की पार्टी को उन्होंने रगड़ना है और रगेतना है। अब मैं आपको बताऊं राना साहब, जो खित्ते के अंदर चीज़ें डेवलप हो रही हैं ना, उसको आप लोकल चीज़ों से इसलिए नहीं हटा सकते कि सडनली आपके सियासतदानों को और आपकी सियासी जमातों को ये एहसास हो गया है कि इस वक्त जो डिसीजन मेकिंग इमरान खान को करनी पड़ रही है वो बहुत ही अनपॉपुलर डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है और उसके बड़े नताइज और खमियाजे भी हो सकते हैं। तो उन्होंने इस वक्त हुकूमत के ऊपर, जिसे कहते हैं पंजाबी में, हाथ हौला रखने की बात करना शुरू कर दी है कि हाथ तगड़ा नहीं रखना, हुकूमत होते हैं आपस में करके अपनी अपनी जगह बनाएंगे, क्योंकि पंजाब ही तो बैटल ग्राउंड है। जिसके पास पंजाब में सीटें होंगी वही लेगा। आपको मैं बता देता हूँ कि जनाब आसिफ अली जरदारी जो लाहौर इतने दिन बैठ के गए हैं, साउथ पंजाब के अंदर उन्होंने काफ़ी डेंट डाला है। आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूँ, अगले 6-7 दिन के बाद आप देखेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो लाहौर में आके बैठेंगे और यहाँ पे कम से कम 500 से 600 तादाद में लोग यूनियन लेवल पे, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये उनको ज्वाइन करने लगे हैं वर्किंग फोर्स बन के। तो पीपल्स पार्टी बड़ा एक्टिव काम करिए। अच्छा, यहाँ पे जो भी होगा, या नून का होगा या काफ का होगा या पीटीआई का होगा, तो इन्हीं के लोग तोड़ेंगे ना वो, और उनको अपनी पार्टी में उसको अगर उन्होंने री एस्टैब्लिश करना है पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में, तो इनकी लड़ाई जो है, अब ये जो आप लड़ाई आज देख रहे हैं, ये अगले इलेक्शंस की लड़ाई है, ये शुरू हो गई है। टैक्स ना दहिंदगान की गिरफ्तारी का इकदाम मुस्तकबिल करीब के हवाले से क्या पेशीन गोइयां करता है? ये नहीं हो सकती। देखिए, उसकी वजह यह है कि टैक्स कितने लोग देते हैं इस मुल्क में, 40 लाख देते होंगे, 35 लाख देते होंगे, मे भी 50 लाख हो गए होंगे, लेकिन अगर 22 करोड़ 50 लाख अवाम जो है उसको तो आप जेल में नहीं डाल सकते। तो ये जो है ज़रा सा मुश्किल है। हाँ, उस आदमी को आप ज़रूर जेल में डाल सकते हैं कि जो टैक्स ना देता हो और उसके पास 50 लाख रुपए की गाड़ी हो, या वो ओवरसीज ट्रिप्स कर रहा है, या वो घर बना रहा है कोई 2 कनाल का, उसको आप ज़रूर पकड़ सकते हैं। लेकिन 22.5 करोड़ लोगों को जेल में डालना जो है ये ख्वाहिश तो हो सकती है। मुबशर साहब, इस सारी सियासी सूरत हाल में जहाँ पीपल्स पार्टी नॉन लीग अपने अपनी दौर में शामिल हो गई, नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया कि हुकूमत नहीं गिरानी, पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया हमने जगह लेनी है, तो मौलाना साहब बेचारे कहाँ गए? उनके साथ जो हाथ हुआ है वो बेचारे कहाँ गए? मौलाना साहब काफ़ी बीमार हैं अभी राना साहब। मौलाना साहब को हुआ है सीरियस, उनको ब्लड प्रेशर का इशू है, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, और उस ब्लड प्रेशर की वजह से उनको किडनीज का काफ़ी प्रॉब्लम हो गया है और वो इस वक्त रिकवर कर रहे हैं। लेकिन मौलाना साहब जो हैं, ये मैं आपको राना साहब बता देता हूँ कि अगर वो सेहतमंद रहे तो आप 1 हफ्ते के अंदर उनकी आवाज़ सुनना शुरू हो जाएंगे। वो नहीं बाज आएंगे, वो आएंगे सड़क पे, और वो जो है वो पीछे नहीं हटने वाले। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो कारकुन हो, चाहे वो लीडर हो, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और आप अपनी ऑपोजिशन को अंडर एस्टिमेट मत करें, क्योंकि आपकी जो गवर्नेंस है उससे लोग बहुत दुखी हैं। देखें ना, आपने बजट तो कल अनाउंस हुआ है, लेकिन 1 हफ्ते में जो है आटा 27 रुपये महंगा हो गया। तो लोगों को अब समझ ही नहीं आ रही राना साहब क्या करें। तो जो भी बात करेगा आटे की, चीनी की, दाल की, घी की, वो जो है अवाम का फेवरेट हो जाएगा।
इसमें कोई बड़ी साइंस की बात तो नहीं है। जो लोगों के बुनियादी मसाइल पे बात करेगा वो आवाम का फेवरेट हो जाएगा, इसलिए हुकूमत को भी अपोजिशन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और अपोजिशन जो है वो हुकूमत के खिलाफ वैसा सख्त महाज नहीं अपनाएगी जिस तरह माजी करीब में अपनाया जाता रहा। बहुत शुक्रिया मुबशर लुकमान साहब इसे अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बजट की मंजूरी के दौरान और मंजूर होने के बाद हुकूमत के खिलाफ महाज गर्म करने का तरीक़ाकार मुरत्तब कर चुकी है, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शामिल क्या होगी? अभी तक तो होती शामिल दिखाई देती थी, लेकिन कल से लेकर आज तक के जो बयानात हुए उससे राहें फिर जुदा नजर आती हैं। तो आने वाले दिनों में एपीसी इजलास में फैसले क्या होंगे? ये दूरियां फिर से क्यों बढ़ रही हैं? कुर्बतों की वजह क्या थी? इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स सीनियर रहनुमा ससी पलीजो साहिबा ने। ससी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ससी साहिबा, आज के इजलास से आगाज करते हैं। आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो को बच्चा भी कहा गया, पर्ची पढ़ने वाला भी कहा गया, ऑटो ऑन होने वाला भी कहा गया। तो आज से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के लिए भी नर्म अल्फाज थे, उनकी जानिब से पीपल्स पार्टी के लिए भी नर्म अल्फाज थे। तो आज तलखी की वजह क्या बनी? बहुत शुक्रिया यासिर साहब और राना साहब, दोनों को सलाम। देखें, ये तलखी का सामान ही खुद पैदा करते हैं, और आपने देखा कि जैसे उस दिन अपोजिशन लीडर की स्पीच के वक्त क्या हुआ, और शुरुआत बिल्कुल जब रिकॉर्ड निकाल कर जो है देखा गया, जो रिकॉर्डिंग थी, तो वो हुकूमती अरकान उसके यानी पहल उन्होंने शुरू की। तो आज भी हम तो ज़ाहिरी बात है बजट पे तनकीद करेंगे, हमारा आईनी हक है, जमहूरी हक है, और हमने ज़बरदस्त बिलावल साहब ने मुतहरिक एक किरदार अदा किया, शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा मुतहरिक। और वो कल कट मोशंस में, फाइनेंस बिल में, इससे पहले कट मोशंस में भी हमारे सारे मेंबरान, कल भी पूरी स्ट्रेंथ थी। तो आज क्योंकि हमारा जो भी रोल रहा है सारे ख़ास तरह इस बजट के सेशन में, और फिर सिंध के हवाले से भी बहुत सारे मामलात में जहाँ कटौतियाँ की गई, NFC अवार्ड का इजरा नहीं हुआ, पानी गैस बंद है, तो हमने एहतजाज किया, और नैब के केसेस अलग हमारे जो लीडर्स हैं भुगत रहे हैं, उस पर जो हमारे लोग एहतजाज करते हैं। तो PTI का तरीक़ेकार ये होता है, तो ऐवान में कोई ना कोई गड़बड़ करती है। आज भी पहल यहाँ से हुई, हालांकि हमने तो कौमी सलामती कमेटी के हवाले से भी हमने शुरुआत की थी कि सिक्योरिटी मामलात में जो है पार्लियामेंट में बिल्कुल यकजहती दिखाएंगे हम हुकूमत के साथ। दूसरे मामलात में भी हमने कहा, लेकिन उसका जवाब ये मिला कि ज़ाती हमले और अजीब सी तनकीद, और यानी हालांकि पार्लियामेंट पूरा ये जो भी रूल्स के मुताबिक प्रोसेस से आपने देखा ना, पीपल्स पार्टी ने ही वो माहौल बनाया, वो चीज़ की जो भी हमारा। आपने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मियाँ शहबाज शरीफ से बेहतर अपोजिशन लीडर का रोल अदा किया और अपोजिशन पे बात की। बिलावल साहब ने कल भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शहबाज शरीफ साहब को आना चाहिए था अपोजिशन लीडर, वो नहीं आए। आज भी उनके इजलास में जाने से इनकार हुआ, और एहसन इकबाल ने आप पे बड़ी तनकीद की पीपल्स पार्टी पे। तो क्या मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि मुस्लिम लीग नून कोई मुकमका कर चुकी है? कोई ऐसा मामला है कि वो जानबूझ के इतना वो अपोजिशन नहीं कर रहे जिस अपोजिशन की उम्मीद रखते हैं बिलावल साहब? राना साहब, आप देख रहे हैं, आप गवाह भी हैं कि इस पूरे जो भी खास करे पार्लियामेंट असल मंच जो है, जो मार्का होता है ना, वो जो दुनिया की नज़रें होती हैं जिस पर आपके अंदरूनी बैरूनी सब आपके हल्के के लोग भी देख रहे होते हैं, वो है पार्लियामेंट का ये मैदान। और उसमें जो है क्योंकि हर चीज़ रिकॉर्डिंग पे रहती है, और जिसमें आप डिटरमिन्ड होते हैं चीज़ों को कहने में, करने में, आपकी जो विल होती है पॉलिटिकल, वो भी उसकी मैनिफेस्टेशन यहाँ होती है, डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ होती है। तो यहाँ तो पीपल्स पार्टी बाजी ले गई है। पीपल्स पार्टी ने अपनी स्ट्रेंथ भी शो की, कट मोशंस में भी अपना होमवर्क भी शो किया, फाइनेंस बिल में भी अपनी जो तकरीर दूसरा अपोजिशन दूसरे ने भी की। मुझे नहीं पता कि शहबाज शरीफ साहब के फैमिली में फौतगी हो गई या कोई और मसला था, लेकिन अपोजिशन लीडर चूंकि इतना अरसा वो जेल में थे या ठीक नहीं थे या बाहर नहीं जाने दिया गया, लेकिन जब अगर हैं तो उनको मेरे ख्याल में बिलावल साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, उनको होना चाहिए था। एहसन इकबाल साहब जो है कभी PDM के हवाले से किसी दूसरे हवाले से, देखिए हमने तो भाई नहीं कहा ना PDM में हमें लिया जाए, वो तो वन साइडेड फैसले करके। ससी साहिबा, एक बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब के वो तायाजाद भाई भी थे, उनके हम जुल्फ भी थे,
तो वो नहीं आए, तो इस बात का इदराक आप लोगों को नहीं था, तो ये एक अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है कि हमारी सिफारिशात पे, हमारे कहने पे, हमारी निशानदही पे 15 क्लॉज में अगर 35 तब्दीलियां होती हैं तो ये तो अपोजिशन की फतह है, तो फिर वावेला किस चीज़ का? अमेंडमेंट्स जो है फाइनेंस बिल के हवाले से, इवन जो एलोकेशंस के हवाले से आपने देखा कि उसमें अपोजिशन के हवाले से जितने भी रिकमेंडेशंस आई, हालांकि सिंध को तो PSDP से निकाल दिया गया। आपके जो पहले भी एक्निक की मीटिंग्स हुई, दूसरी इक्तिसादी हवाले से जो भी चीज़ें होती रही, उसमें तो हमारा जो मैंडेट जो सिंध से हम लिया है, तो सिंध की हमने स्कीम्स की बातें की तो 140 बिलियन में से 4 बिलियन एलोकेशन की। 70 स्कीमों में से हमें सिर्फ 2 स्कीम्स जो हमने कहीं भी नहीं थी वो मथे लगा दी, और उंगली कटाकर शहादतों वाले ये बात। तो यहाँ तो मेरे ख्याल में अपोजिशन का जो ज़्यादातर मुतहरिक किरदार में फिर कहूँगी वो बिलावल साहब का था। बाकी शहबाज शरीफ साहब के हवाले से देखिए, ये कल वाला अहम दिन था जब फाइनेंस बिल आ रहा होता है आपके सारे जो है अमेंडमेंट्स के हवाले से, तो उसमें बिलावल साहब की तनकीद मेरे ख्याल में उसमें दम था। अब मैं यही पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल बिलावल साहब की बात में दम है, तो फिर यही पूछना चाहते हैं कि क्या मुस्लिम लीग नून कुछ मुकम्मल कर चुकी है आपके नज़रिए के मुताबिक या आपके ख्याल के मुताबिक, या क्या मामला है? राना साहब, हम तो हमेशा शक का फ़ायदा देने वालों में से हैं, इस वजह से जो है थोड़े से नुकसान में भी जाते हैं पीपल्स पार्टी वाले लोग। लेकिन चूंकि अपोजिशन में हमने ही सबसे पहले उठकर अपोजिशन लीडर के लिए रिकमेंडेशंस जो है वो शहबाज शरीफ के साहब के नाम की दी थी। ज़ाहिर बात है मेजॉरिटी भी उनकी है, लेकिन हमारी भी स्ट्रेंथ अच्छी खासी है। मिल मिलाकर अपोजिशन जितनी भी स्ट्रेंथ में, मेरे ख्याल में इसका बिल्कुल ज़बरदस्त इसका रोल हो सकता है। और यहाँ जहाँ ग्रे एरिया है, जहाँ ठीक है, अब शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि अपने अराकीन को भी वो बताएं, कहें, और ज़्यादा मीनिंगफुल रोल जो है वो जिम्मेदारी जो होती है अपोजिशन लीडर उनकी पार्टी पर ज़्यादा आती है। तो साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 3 महीनों का अगर हम हियाता कर लें तो 4 दिन की कुर्बतें, 1 हफ्ते दूरियां, आज है मोहब्बतें, कल कोई मजबूरियां, इसका एंड क्या होगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आप कोई महाज बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म तरीके से ला पाएंगे, या फिर इसी तरह ये आपकी फिल्म चलती रहेगी? यासिर साहब, दिलचस्प तबसरा किया आपने, और आपकी और राना साहब की नज़र हर चीज़ पे रहती है, और बड़ी हमें ज़राए के हवाले से ख़बरें आप घर में बैठे दे देते हैं। लेकिन यहाँ जो आपकी बात है उसमें अपने हवाले से, पार्टी के हवाले से मैं ये बात रखूँगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी नज़रिए, सोच और मैनिफेस्टो के एतबार से जा रही है। देखिए, हमारे मैनिफेस्टो अलग अलग हैं, हम माजी में हरीफ भी रहे हैं, लेकिन हमारी हित्तल इम्कान कोशिश है कि अब बहैसियत एक ज्वाइंट और अब अपोजिशन के कलेक्टिव विजडम के साथ बढ़ना चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब के पलड़े में हमने पूरी अपनी स्ट्रेंथ जो है पार्लियामेंट में डाली हुई है, तो वो रियलाइजेशन नून लीग को कहीं एहसन इकबाल जैसे हमारे भाई जो है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जैसे भाई हमारे, वो भुला देते हैं, वो शायद अंडर एस्टिमेट करते हैं, जैसे PTI हमें सिंध में अंडर एस्टिमेट करती है या उस हवाले से सिंध हुकूमत को। तो ये नहीं करना चाहिए। अपोजिशन को लेकर जाने वाली जो मेरे ख्याल सलाहियत इतनी शहबाज शरीफ साहब की उसमें होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं शायद मरियम साहिबा, शहबाज शरीफ साहब जो है, आई होप कि वो एक ही पेज में है और कोई ग्रुप बंदी नहीं है, क्योंकि हुकूमत तो कोशिश करती है डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी पर। इंशाल्लाह उसमें हम, यानी अभी भी आप शहबाज शरीफ साहब पे इत्तफाक करते हैं बतौर अपोजिशन लीडर, उन्हें ही कारकर्दगी अंजाम देने के लिए आप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सोचना होगा। बहुत शुक्रिया ससी साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो बहुत मोहतात अंदाज में बोलते थे और इशारों किनायों में दूसरों से बात करते थे और जुमले कुछ ऐसे इस्तेमाल किए जाते थे जो मिसाल के तौर पे कहे जाते हैं, लेकिन आजकल डायरेक्ट एक दूसरे को तनकीद का निशाना क्यों बनाया जा रहा है, उसका जवाब भी फिर वैसा ही आ रहा है। एहसन इकबाल साहब ने बिलावल भुट्टो साहब के एतराज़ पे क्या कहा है, पहले वो मुलाहिजा करते हैं, फिर इशू की जानिब पढ़ेंगे। मैं बिलावल भुट्टो साहब के स्टेटमेंट को नहायत ही बचगाना तस्वर करता हूँ। किसी की ताज़ियत में अगर वो शरीक नहीं हो सकते तो उसे अपनी सियासत की बयानबाजी का निशाना नहीं बनाना चाहिए। ये नहायत ही बचगाना बात है।
गैर संजीदा बात है और मैं समझता हूँ कि ये उनकी उम्र के लिहाज से तो मैं समझता हूँ वो ये बात कर सकते हैं, लेकिन जो उनका मनसब है कि वो एक बड़ी कौमी जमात के चेयरमैन हैं, उन्हें अपने बयानात में कुछ तहम्मुल, फरासत और बुर्दबारी की झलक दिखानी चाहिए। राना साहब, पहले तो बिलावल भुट्टो साहब को शेख रशीद साहब ही बच्चा कहते थे, अब तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहना शुरू कर दिया, एहसन इकबाल साहब भी वही बात कर रहे हैं, तो ये तलखियाँ और दूरियाँ मजीद क्यों बढ़ रही हैं और ऐसे वक्त में क्यों? देखें यासर, मैं आपको एक ब्रेकिंग दे दूँ। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो एक चीज़ चल रही थी ना, जो बिलावल और मियां शहबाज शरीफ में बड़ी कुर्बत हो गई थी, इस कुर्बत को ख़त्म करने में बेहतरीन किरदार अदा किया है मरियम नवाज़ ने। मरियम नवाज़ ने अपने बाप को कहा, अपने वालिद को कहा कि जनाब मौजूदा हालात में पीपल्स पार्टी हमें इस्तेमाल कर रही है, हम इस्तेमाल हो रहे हैं। मौलाना साहब पीपल्स पार्टी की वजह से हमसे नाराज़ हो रहे हैं, दीगर सियासी जमातें हमसे नाराज़ हो रही हैं, हमें इस्तेमाल करके सब कुछ पीपल्स पार्टी ले जा रही है और हम वहीं पे खड़े हैं। हमारी कभी पेशियाँ शुरू हो जाती हैं, कभी मुकदमात शुरू हो जाते हैं, कभी FIA, कभी किसी जगह, कभी किसी जगह। उन्होंने कहा जनाब इसलिए अब हमें फ़ैसला कर लेना चाहिए कि अगर हमने हुकूमत से लड़ना है तो हम अपने ताईं लड़ें, हम पीपल्स पार्टी के हाथों इस्तेमाल ना हो। ये वाकई ये एक मीटिंग हुई, इस मीटिंग में मेरी इत्तला के मुताबिक खान शरीफ ख़ानदान के तमाम अफराद के साथ साथ चंद अहम रहनुमा भी मौजूद थे, जिसके बाद ये फ़ैसला हो गया और शहबाज शरीफ साहब को मजबूरन मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, मजबूरन इस फैसले पे खामोशी इख्तियार करनी पड़ी, फैसला मानना पड़ा कि ये पीपल्स पार्टी से दूरियां कर लेंगे। पार्लियामेंट के अंदर पीपल्स पार्टी के साथ ज़रूर रहेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी को ये किसी सूरत मौका नहीं देंगे कि वो अपोजिशन जमात हो, वो कहेंगे हम ही अपोजिशन जमात। जिसके बाद जनाब रात को ही ये फैसला हो गया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनको जवाब दिया जाएगा, और ये जवाब ना मरियम देगी, ना शहबाज शरीफ साहब देंगे, ना हमज़ा साहब देंगे। ये जवाब यहाँ तो शाहिदा खान अब्बासी देंगे, यहाँ परवेज़ रशीद देंगे, यहाँ एहसन इकबाल साहब देंगे। एहसन इकबाल साहब की तरफ से जो बयान दिया गया है, जो उनकी तरफ से बाकायदा, देखें ज़हन में रखिएगा, वो एक पाकिस्तान की बड़ी जमात के चेयरमैन हैं। आप उनको कहें जी इनकी उम्र थोड़ी है, बचकानापन है, इसका मतलब है कि आप तंज कर रहे हैं उनमें। और ये तंज जो है ना, ये वो तंज है जो शाह महमूद की बात से बड़ी तंज है, इसलिए कि शाह महमूद कुरैशी का जवाब दर जवाब था ना, उसने वहाँ पे कहा, उस तरफ से जवाब आ गया, उस तरफ से जवाब आ गया। ये तो इनके बड़े करीबी थे, और ये इसका एहसन इकबाल ने दूसरी दफ़ा ये पीपल्स पार्टी पे ये वार किया है, और एहसन इकबाल को हदायत मिली थी यासर। अब उस हदायत के बाद ये फैसला हो चुका है कि पीपल्स पार्टी के साथ चलना ज़रूर है पार्लियामेंट के अंदर, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, लेकिन उतना ही चलना है जितना पीपल्स पार्टी के साथ चलना चाहिए, लेकिन खुल के मुखालफत करनी है हुकूमत की, और सारा क्रेडिट मुस्लिम लीग नून ने लेना है। पीपल्स पार्टी को किसी जगह कोई क्रेडिट नहीं लेने देना। और पीपल्स पार्टी जो आगे जाके बात उनकी ये भी गुफ्तगू में शामिल है, मैं आपको बता दूं, ये भी मैं खबर आपको ब्रेक कर दूं। उस गुफ्तगू में ये शामिल हुआ कि जी बहुत सी डील, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि जनाब वो तो पीपल्स पार्टी कर रही है, और उस डील में मुस्लिम लीग नून को भी शामिल किया जा रहा है कि वो भी हमारे साथ है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, आप अगर पंजाबी में हमें एक ना इनके ख़ानदान के बंदे ने कहा नहीं जी नहीं, फिर असी अपना सौदा बेचांगे तो आप बेचांगे, असी किसी को हक नहीं देंगे। ये बाकायदा गुफ्तगू हुई है यासर, और इस गुफ्तगू के बाद अब ये शुरू हो गया है। और मैं आपको एक और बता देता हूँ, आइंदा चंद दिनों में बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अफसोस करने शहबाज शरीफ के पास जा रहे हैं। सही। और जब अफसोस करने जाएंगे तो फिर एक और सियासी पत्ता फेंका जाए, उस वक्त सिनेरियो मजीद तब्दील भी हो सकता है, उस वक्त का इंतजार कर लेते हैं। नाज़रीन, द लास्ट आवर राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।